बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं साबिर शाह को यूट्यूब चैनल पे। आज है जनाब 17 अगस्त साल 2020 और दिन है आज मंडे का। आज मैं आपसे एक मुफस्सल गुफ्तगू कर रहा हूँ और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। मैं आपसे सिर्फ ये कहूँगा कि इस गुफ्तगू को आखिर तक सुनिए। ये एक थीसिस पेपर है और इज़राइल का तैयार करता है। इज़राइल के ही अखबार में ये शाया हुआ और आप ख़ास तौर पे मैं आपको ये कहूँगा कि ये 25-30 मिनट की गुफ्तगू है, इससे ज़्यादा की नहीं है, क्योंकि ये एक रेफरेंस के तौर पे एक पीस है। पूरे का पूरा ये वीडियो ये आपको हमेशा काम आएगा नॉलेज में भी, और एक जो इज़राइल और पाकिस्तान के दरमियान जो अब तक इज़राइल की तरफ से और मुख्तलिफ़ बड़े मुल्कों की तरफ से और कुछ दोस्त ममालिक जिनका असर व रसूख है पाकिस्तान पे, उनकी तरफ से पाकिस्तान पे मुतअद्दिद बार दबाव डाला गया कि आप इज़राइल के साथ ताल्लुकात को नॉर्मल करें। और हमेशा पाकिस्तान ने क्या जवाब दिया और अब ये चीज़ क्यों, ये थीसिस क्यों शाया हुआ है, क्यों लिखा गया है, ये पूरा एक है। तो बस मैंने ये रिक्वेस्ट करनी थी, ज़रा ये सुनिए और फिर अपना फ़ीडबैक भी दिए। इस वक्त मौजू चल रहा है जनाब इज़राइल, हर तरफ इज़राइली हो रही है और अरब कंट्रीज़ में एक वेव चली है, और जिसके मुताबिक आपको मालूम है कि यूएई ने ये पहला पत्थर फेंका है और पानी में, और उससे एक भौंचाल और एक इश्तियाल, एक इज़्तिराब आया हुआ है, ज़ल्ज़ला आया हुआ है और आफ्टर शॉक्स आ रहे हैं, रिएक्शन भी हो रहा है, रद्द अमल भी सामने आ रहा है, कैथारसिस भी हो रहे हैं। तो जैसे कि मैंने पहले अर्ज़ किया था कि ये एक इब्तदा है। पहले तो मिस्र और जॉर्डन ने ये काम किया हुआ था और बाकी कुछ मुल्कों के साथ खुफिया रिलेशनशिप थी और आना जाना भी था, बातचीत भी थी, बातचीत गपशप। लेकिन अरब कंट्रीज़ जो मेन स्ट्रीम कंट्रीज़ बाकी हैं, अहम तरीन जिसमें ये सारे हैं, सऊदी अरब है, यूएई है, कतर है, कुवैत है, बहरीन है, गल्फ़ कंट्रीज़, ये सब के सब अरब लीग के जितने भी रुकन ममालिक हैं मोस्टली, वो सब एक पेज पे थे। और फ़लस्तीन का मामला, उस पर जंगें भी हुई और उसमें पाकिस्तान ने भी हिस्सा लिया, पाकिस्तान की तरफ से फ़ौज भी गई, पाकिस्तान की फ़िज़ाइया भी गई। खैर, तो देखने की बात यह है कि प्रेसिडेंट ट्रंप के दामाद जो हैं वो भी ये बात कह रहे हैं कि नॉर्मलाइजेशन का अमल शुरू हो गया है और तकरीबन पाइपलाइन में काफ़ी अरब कंट्रीज़ हैं जिनका मैं ज़िक्र कर चुका हूँ, कौन कौन से हैं, वो सब के सब शामिल हैं। और यूएई के बाद बहरीन, बहरीन के बाद मोरक्को, मोरक्को के बाद कुवैत, ओमान और सऊदी अरब खामोश डील, साइलेंट डील, और इस पे एग्रीमेंट है कि खामोशी रहेगी क्योंकि बड़ा मुल्क है और वहाँ पे मजहबी रुझान भी काफ़ी ज़्यादा है। इसलिए तो अब आते हैं पाकिस्तान की तरफ कि जनाब क्या ये पाकिस्तान के साथ भी कभी कोशिश हुई, क्या पाकिस्तान के भी कोई ताल्लुकात डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रहे हैं, इस पे बात करते हैं। क्योंकि ये बात जहन में रखिए कि पाकिस्तान और इज़राइल के दरमियान सख्त तरीन एक दूसरे के दुश्मनी है, सख्त तरीन। उसकी वजह यह है, बराह रास्त नहीं है, और उस दुश्मनी की वजह ये दोनों भी मुल्क कभी भी बराह रास्त आपस में नहीं टकराए, आपस में इनकी जंग नहीं हुई, बराह रास्त नहीं हुई, बल्कि तीसरे फरीक की वजह से पाकिस्तान और इज़राइल प्रॉक्सी, बल्कि कहना चाहिए बराह रास्त हुए। लेकिन बराह रास्त मामलात ख़राब कभी भी नहीं हुए क्योंकि इनके सफारती ताल्लुकात नहीं हैं, सरहदें नहीं मिलती। लेकिन एक चीज़ ज़रूर है कि दो मजहबी रियासतें हैं दुनिया में, एक पाकिस्तान है जो इस्लाम की बुनियाद पे, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पे मारज़ वजूद में आया, और ये बात इज़राइल तस्लीम करता है। और एक है इज़राइल जो कि ख़ुद मज़हब की बुनियाद पे और यहूदियों की बेस पे
बनी और सिर्फ यहूदियों की रियासत, और ये भी मजहबी बुनियादों पे बनी, और नज़रियाती रियासत। ये दो रियासतें हैं दुनिया के नक्शे पे जो मज़हब की बुनियाद पे मारज़ वजूद में आईं। एक तो फ़लस्तीन की वजह से इज़राइल और पाकिस्तान आपस में लड़े और अरब कंट्रीज़ ने बुलाया पाकिस्तान को मदद के लिए, पाकिस्तान की फ़ौज गई, पाकिस्तान की फ़िज़ाइया गई और इज़राइल की तबीयत साफ़ की। उसके बाद अब इज़राइल कहाँ पे हमारे ख़िलाफ़ आता है, वो आता है इंडिया के मामले में, कश्मीर के मामले में। जब भी इंडिया और पाकिस्तान का झगड़ा हुआ, जंग हुई, इज़राइल हमेशा इंडिया के पास गया और इंडिया को फुल सपोर्ट की, हर तरह से सपोर्ट की, जैसी कि हम अरब कंट्रीज़ को, बल्कि उससे बढ़कर उन्होंने की। तो ये हम इनडायरेक्ट एक दूसरे के साथ दुश्मनी निभा रहे हैं। और अगली बात ये बताऊं कि इज़राइल की ये शदीद तरीन ख्वाहिश रही है, कोशिश रही है, पैगामात भी भेजे गए पाकिस्तान को, पाकिस्तान की लीडरशिप को, कि हम आपस में नॉर्मलाइज हो जाएं, ताल्लुकात को नॉर्मल कर रहे हैं। इज़राइल के ही एक न्यूज़पेपर है, उसी की ही एक स्टडी है, और इज़राइल के पेपर की ही स्टडी है, एक थीसिस है, और उसकी एक कहना चाहिए ये 12 पेज का, 14 पेज का एक है, 12 पेज का है जनाब, एक थीसिस, जिसमें उन्होंने ये बात की है। ये इज़राइल की ख्वाहिश है और वो कोशिश भी करता रहा है, और वो सबसे ज़्यादा उसने जो कोशिश की वो वाशिंगटन के ज़रिए की कि किसी भी तरीके से पाकिस्तान जो है वो इज़राइल को तस्लीम, तो बहुत दूर की बात है कि उसके साथ बराह रास्त रवाबित शुरू कर दे, बराह रास्त बातचीत शुरू कर दे, बेशक वो बैकडोर चैनल पे हो या अनऑफिशियली हो। तो एक किसी एक हद तक, बेशक निचले लेवल तक ही सही, एक सिफारती ताल्लुकात होने चाहिए, और ये उसकी ख्वाहिश है। तो उसी ख्वाहिश को उन्होंने अपने इस थीसिस में तलाश करने की कोशिश की है, और उसमें जो वजूहात, एक तो वजूहात उसने बताई हैं इज़राइल ने कि क्या क्या मुश्किलात हैं। ये बात वो मानता है कि पाकिस्तान को पेशकश की गई मुतअद्दिद बार इज़राइल की तरफ से और वाशिंगटन की तरफ से दबाव भी डलवाया गया, और न सिर्फ वाशिंगटन की तरफ से बल्कि कुछ ऐसे ममालिक की तरफ से जो पाकिस्तान पे एक जिन मुल्कों को पाकिस्तान वेटेज देता है, वज़न देता है, जिनकी राय को, जिनके ताल्लुकात को, उन ममालिक की तरफ से भी ये बातचीत आती रही, और उनमें अरब ममालिक भी शामिल हैं जो पाकिस्तान को अप्रोच करते रहे मुख्तलिफ़ मौक़ों पे। इन शॉर्ट यहाँ पे ये जो थीसिस उसने डेवलप किया, उसने कहा जी इज़राइल का मामला आता है तो लिबरल्स, मौलवीज़, मीडिया, राइट विंग, लेफ़्ट विंग सारे इकट्ठे हो जाते हैं, और इस तरह का जो इनिशिएटिव कहीं से भी, खामोशी से भी उठाया जाता है तो उसको ख़त्म कर दिया गया। ये वो अब तक की बात बता रहा है। फिर उसके बाद जो मैंने आपको बताया, उसने कहा वो ये इज़राइल तस्लीम करता है कि जनाब सिर्फ़ 2 इस वक्त पूरी दुनिया में रियासतें हैं जो मजहबी हैं, मज़हब की बुनियाद पे मारज़ वजूद में आईं, और वो दोनों इज़राइल हैं और पाकिस्तान है। फिर उसके बाद वो अब तारीख़ बताता है जी, ये थीसिस में उन्होंने कहा कि 1947 में जब पाकिस्तान मारज़ वजूद में आया तो उसमें पहले ही अक़वाम मुत्तहिदा के पहले ही सेशन में जनरल असम्बली का जो इजलास था, उसमें पाकिस्तान ने इज़राइल की मुखालफत कर दी थी, और ये इज़राइल की मुखालफत 1947 में मारज़ वजूद में आने के बाद जो अक्टूबर में जनरल असम्बली का सेशन हुआ उसी में कर दी पाकिस्तान ने। और क्योंकि आगे जाके वो भी बताता है कि ये समझ नहीं आ रही
कि जितने भी हुक्मरान पाकिस्तान के आए वो खा मिलिट्री लीडर थे, मिलिट्री लीडरशिप से ताल्लुक़ था उनका, या सिविल साइड से था, यानी कि सियासतदानों की हुकूमत थी या फ़ौजी क़यादत मुल्क पे थी। परवेज़ मुशर्रफ हों, ज़ियाउल हक़ हों, जुल्फ़िकार अली भुट्टो हों, बेनज़ीर भुट्टो, ये सब के सब इनका ज़िक्र कर रहे हैं कि वो भी एक हद से आगे सवाल ही पैदा नहीं कि निकल सके। फिर मैं आगे बताता हूँ आपको चीज़ें, उसी तरतीब से मैं आगे बढ़ता हूँ। फिर उन्होंने कहा जी कि जब इज़राइल बना, वारज़ वजूद में आ गया, तो उसमें पाकिस्तान को जनाब लेटर लिखा। इज़राइल के पहले वज़ीर आज़म ने, डेविड बैन नाम है उनका, उन्होंने टेलीग्राम भेजा कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना बानी पाकिस्तान के नाम, और इसलिए था कि ताकि सफ़ारती जो ताल्लुक़ात हैं उसकी इब्तदा हो सके। ये इज़राइल की तरफ से उसके मारज़ वजूद में आने के बाद पहला जो टेलीग्राम लिखा गया वो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को लिखा गया, पाकिस्तान को लिखा गया। ये अब इज़राइल वाले ख़ुद बता रहे हैं, लेकिन उन्होंने कहा उस पर बड़ी है, लेकिन जनाब उसका कोई जवाब नहीं आया। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने उसका कोई जवाब नहीं दिया, और न सिर्फ़ कोई जवाब नहीं दिया बल्कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना बानी पाकिस्तान ने बरतानवी पॉलिसी की भी मुखालफत कर दी जो फ़लस्तीन से मुताल्लिक़ थी। बरतानिया की जो फ़लस्तीन यानी कि फ़लस्तीन से मुताल्लिक़ जो पॉलिसी थी बरतानिया की, उसकी भी कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने मुखालफत कर दी, और इस तरीके से फ़लस्तीन काज़ को सपोर्ट किया, और अंडरस्टूड है कि इज़राइल की उन्होंने मुखालफत की। तो ये तो पहले दिन से ही इब्तदा हो गई, और कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जो इब्तदा की थी वो बड़ी असूलों की बुनियाद पे थी, और इस मामले में बड़े वो कायम थे, बड़े क्लियर थे। और वो अलग बात है कि अब अरब जो हैं वो किनारा कशी इख्तियार कर रहे हैं और पाकिस्तान से पूछ भी नहीं रहे, और देखते हैं जी। खैर, ये हो गया जनाब। फिर कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के बाद इस थीसिस में बयान किया जाता है फिर एक और बात। वो कहते हैं कि अच्छा, इज़राइल ये भी तस्लीम करता है, मज़े की बात है कि वो ये भी समझता है कि इज़राइल जो है, इज़राइल और पाकिस्तान के दरमियान अगर कोई होते हैं ताल्लुक़ात कायम, तो इज़राइल जो है वो तो कोशिश भी है, उसकी ख्वाहिश भी है कि उसके ताल्लुक़ात पाकिस्तान के साथ हों, लेकिन इंडिया जो है फिर उसको मसला पैदा हो जाता है। और ये अब इज़राइल बता रहा है कि जैसे ही कोई ऐसा इनिशिएटिव लेने की कोशिश की जाती है तो फ़ौरन दिल्ली सरकार जो है उसके कान खड़े हो जाते हैं, और वो फिर अपना काम शुरू कर देता है कि ये बात आगे ना बढ़े, क्योंकि ये इज़राइली समझते हैं कि, मैं नहीं कह रहा, ये इज़राइली वो समझते हैं कि अगर इज़राइल और पाकिस्तान करीब आते हैं तो जो इंडिया इज़राइल से पाकिस्तान की दुश्मनी में जो इक़दामात करवाता है इज़राइल से, और इज़राइल को भी आना पड़ता है, तो वो सारी चीज़ें, वो थ्रेट जो है इंडिया महसूस करता है कि वो ख़त्म हो जाएगा और इंडिया आइसोलेशन में चला जाएगा। बराह रास्त इज़राइल की और पाकिस्तान की अगर गुफ्तगू शुरू हो गई तो फिर उनकी दाल कौन ख़रीदेगा, उनकी दाल नहीं गलेगी। और लिहाजा क्योंकि इस वक्त ये भी होता है, ये फैमिली लेवल पे भी है और ये नेशनल लेवल पे भी है और इंटरनेशनल लेवल पे भी है कि एक दूसरे के कान में बोग्स, कुदूरत, झूठ ये भरते रहना और एक दूसरे के दरमियान लड़ाइयाँ करवाते रहना, यही चीज़ ऊपर भी है आलमी ताल्लुक़ात में भी, आलमी बिरादरी में भी। तो ये उसकी तरफ
इशारा कर रहा है। वो कहता है कि इज़राइल को तो इज़राइल वुड वेलकम टाइज़ विद पाकिस्तान। उसके बाद कहता है जनाब शुड इंडिया वरी। तो आगे फिर वो सारी बात है। फिर इज़राइल ये भी तस्लीम करता है कि जो इज़राइल यहूदी रियासत बनी, यानी कि इज़राइल वजूद में आया, वो एक आया आर्टिफिशियल इमिग्रेशन के नतीजे में। मसनूई हिजरत, मसनूई इमिग्रेशन, यानी कि लोगों को ला के बसाया गया, इधर उधर से इकट्ठा किया गया, यहूदी बस्तियां आबाद की गईं पूरी दुनिया भर से, और फिर एक रियासत बनाई गई। जबकि वो कहता है जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान की जो तख्लीक है वो तो एक तारीख़ की, दुनिया आलम की, आलमी तारीख़ की सबसे बड़ी हिजरत के नतीजे में पाकिस्तान वजूद में आया। और वो हिजरत भी आर्टिफिशियल नहीं थी, वो आर्टिफिशियल हिजरत नहीं थी, बल्कि वो एक नॉर्मल हिजरत थी। लोगों ने विलिंगली ये काम किया और अपने नए मुल्क की तरफ चल पड़े। ये हो गया। और इसीलिए नेतन्याहू जो हैं उन्होंने इंडिया का जो विज़िट था अपने इलेक्शन से 2 महीने पहले उनका इंडिया का विज़िट था लास्ट, तो उन्होंने फिर वो विज़िट कैंसिल कर दिया था और उसमें उस आइडियोलॉजिकली किया था। ये हो गया। फिर जनाब आगे आते हैं कि इस्लामाइजेशन बता चुका हूँ, इस्लामाइजेशन और इस्लामी ममालिक और इस्लामी ब्लॉक उस तरफ। फिर एक और चीज़, तो ये जो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने ये जो इब्तदा में जो पॉलिसी इख्तियार की जी, तो वो कहते हैं कि पाकिस्तान का मौक़िफ़ फिर इस बारे में अटल रहा है एंड तक और अब तक है। इसके बावजूद वो फिर आगे बताते हैं कि क्या कुछ हुआ। फिर वो एक कहते हैं जुल्फ़िकार अली भुट्टो की मिसाल देते हैं कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो हैं वो बिल्कुल एक लिबरल पॉलिटिशियन थे, और न सिर्फ ख़ुद लिबरल थे बल्कि जो उस वक्त की फ़लस्तीनी क़यादत थी वो भी लिबरल थी। लेकिन हुआ क्या, उन्होंने कहा हुआ ये कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो जैसा लिबरल लीडर भी, उसने भी इज़राइल के मामले में अपने आप को राइट विंग में डाल दिया, बल्कि वो राइट विंग का दाएं बाजू की सोच का भी उसमें हीरो बन गया इज़राइल के मामले में। ये एक उन्होंने कहा। और बजाय इसके कि वो अपने आप को सेकुलर रखते, लेकिन भुट्टो ने अपनी शिफ्ट की पॉलिसी और वो भी इस्लामी सोच के धारे में जनाब वो बह गए। और 2 वजूहात की बिना पे, एक अरब्स की वजह से और दूसरा इंडिया की वजह से, क्योंकि यहाँ पे वो कहते हैं जी पाकिस्तान में। खैर, एक तो ये हो गया। फिर उसके बाद कुछ और वजूहात के करीब ना आने की वजह क्या है, वो वजह है कश्मीर का इशू है ख़ास तौर पे, और उसमें सपोर्ट नहीं मिलती। फिर ये कहते हैं जनाब 1986 मार्च 1986 की बात है। उन्होंने कहा जी जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक, उन्होंने फ़लस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है PLO, इनसे पूछा कि इज़राइल की रियासत को तस्लीम करने के बारे में उनसे सवाल पूछा। तो ये एक पहला उन्होंने कहा कि बहुत बड़ा पत्थर था, वो ख़त्म हो गया। लेकिन उसके बाद हैरान कुन तौर पे फिर क्या हुआ, फिर ये हुआ कि पाकिस्तान की पॉलिसी में शिद्दत आई टूवर्ड्स इज़राइल, और उसमें PLO को स्ट्रॉन्ग किया गया और PLO तगड़ी हो गई, और फिर पाकिस्तान से वॉलंटियर जाना शुरू हो गए। ये इज़राइल के लिए पहली ख़तरे की घंटी थी।
और ये काम हुआ। फिर प्रॉक्सी शुरू हो गई, वो कहते हैं जी, इज़राइल ये कहता है कि उसके बाद फिर प्रॉक्सी शुरू हो गई। इज़राइल ने फिर प्रॉक्सीज़ के ज़रिए, वो खा अफ़गानिस्तान हो या कश्मीर हो, तो उसमें फिर इज़राइल चला गया मुकम्मल तौर पे पाकिस्तान के अगेंस्ट मुकम्मल, और ये ख़ुद वो बयान कर रहे हैं। और कहाँ जहाँ जहाँ मौका मिला फिर वो स्पाइस के ज़रिए, जासूसों के ज़रिए ये काम करवाया गया। उसके बाद फिर अगली बात जो वो ये कहते हैं, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने विज़िट करना था, तो पता चला विज़िट के लिए पाकिस्तान को इज़राइल के साथ कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा और उसके बग़ैर ये विज़िट हो नहीं सकेगा। लेकिन मोहतरमा ने फिर ये विज़िट जो है जी कैंसिल कर दिया था, और उन्होंने इज़राइल के साथ किसी किस्म का राब्ता करने से और उनसे कोई फैसिलिटेशन के बात पे कोऑर्डिनेशन रिक्वायर्ड थी, कोऑर्डिनेशन भी नहीं की और ये विज़िट नहीं हो सका। ये एक वाक़या इन्होंने रिपोर्ट किया जी 1998 का। उन्होंने कहा जी 1998 में अंकारा में उस वक्त के सदर रफ़ीक तारड़ और उस वक्त के इज़राइल के सदर के दरमियान एक अनऑफिशियली और अनऑफिशियल डिप्लोमेटिक ये एक्सचेंज हुई, और वो भी आगे नहीं बढ़ सकी, और सिर्फ़ हेलो हाय तक ही बातचीत रही। और उसी तरीके से जोहान्सबर्ग में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की भी एक इज़राइली प्राइम मिनिस्टर से इसी तरह की एक हल्की फुल्की हुई। लेकिन जो पाकिस्तान के अंदर एक वो है, बताया मैंने कि राइट विंग की जो मेजॉरिटी है और स्ट्रॉन्ग है, उसकी वजह से ये बातें आगे नहीं बढ़ सकी। फिर एक और बात वो बताते हैं, फिर उन्होंने कहा जी खुर्शीद शाह कसूरी साहब, ये अब मुशर्रफ साहब का दौर आ गया। खुर्शीद कसूरी साहब की इज़राइल के वज़ीर ख़ारजा से हुई हेलो हाय इस्तांबुल में, तुर्की में, और ये हुई जनाब सितंबर 1 2005 में। और ये उन्होंने कहा जी पहली पब्लिक हेलो हाय थी, और इसमें दोनों ने पब्लिक में एक्नॉलेज किया, पब्लिकली एक्नॉलेज किया गया इसको कि जनाब ये हुई है। उस वक्त भी बहुत शोर मचा था, और फिर उसके बाद बात ख़त्म हो गई थी, आगे नहीं बढ़ सकी। इसी तरीके से परवेज़ मुशर्रफ साहब के ज़माने में भी जो वो कहते हैं कि उस दौर में भी कोई हिलजुल हुई थी, और हिलजुल ये हुई कि पेरिस में 2003 में परवेज़ मुशर्रफ साहब ने इस डिबेट को ओपन किया था कि नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस जो है वो रिलेशनशिप में इस पे बात होनी चाहिए। तो उसके बाद 1 सितंबर 2005 तुर्की, अंकारा, इस्तांबुल, यहाँ पे मुलाकात हुई शाह महमूद कुरैशी साहब की, वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कह रहा हूँ जी, खुर्शीद कसूरी साहब वज़ीर ख़ारजा थे उस वक्त, और उनकी सिल्वन शलम से जी जो इज़राइली वज़ीर ख़ारजा थे उनसे मुलाकात हुई, और ये पब्लिकली मुलाकात दोनों ने एक्नॉलेज किया। फिर इस मुलाकात के बारे में उन्होंने कहा कि 14 साल ऑलमोस्ट के बाद ये पहला कोई स्टेप लिया गया था। और जब इस बारे में, इस मुलाकात के बारे में, यानी कि खुर्शीद कसूरी वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान और इज़राइल के वज़ीर ख़ारजा के दरमियान मुलाकात के बारे में फ़लस्तीन के उस वक्त के सदर जो अब भी हैं महमूद अब्बास, जब उनसे पूछा गया इस मुलाकात के बारे में, तो उन्होंने इसको वेलकम किया। महमूद अब्बास साहब ने इसको वेलकम किया। अब इसी तरीके से एक और भी मिसाल है, और वो है यासिर अरफ़ात साहब की। यासिर अरफ़ात साहब से जब हमारे एक हुक्मरान ने पूछा कि इज़राइल को क्या ख़्याल है, तस्लीम कर लिया जाए, तो यासिर अरफ़ात ज़ारो कतार रोने लगे, बच्चों की तरह रोने लग गए कि हमें तो सिर्फ़ तवक्को ही पाकिस्तान से है, अरब ममालिक से तो हमें ज़रा भर भी तवक्को नहीं। और अगर उस वक्त अरबों में यूँ यहाँ हो रही थी
इज़राइल के बारे में, लिहाजा ये हुआ। फिर उसके बाद अब इज़राइल एक थीसिस डेवलप कर रहा है जी यहाँ पे, और वो थीसिस ये डेवलप कर रहा है कि कश्मीर का मामला हो, इंडिया का मामला हो, और 27 फरवरी बालाकोट पे जो सर्जिकल स्ट्राइक करने का मामला हो, इन तमाम मामलात में अरब कंट्रीज़ ने पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं किया। और ऐन उस वक्त जब बालाकोट हुआ, अब ये इज़राइल का थीसिस है, अब वो यहाँ पे वो क्या कहना चाहिए, चिंगारी फेंक रहे हैं जी ये थीसिस तैयार करने वाले कि ज़रा थोड़ी सी तिली लगाई जाए। वो तिली ये लगाई उन्होंने कहा कि जब बालाकोट हो रहा था, जब सर्जिकल स्ट्राइक की, तो उस वक्त क्या हुआ, उस वक्त ये हुआ कि उसके कुछ ही दिन के बाद OIC सऊदी अरब ने इनवाइट कर लिया इंडिया की वज़ीर ख़ारजा को, और पाकिस्तान को उसको इग्नोर किया और पाकिस्तान की बात भी नहीं मानी। फिर वो कहते हैं कि कश्मीर में ये शुरू हो गया पिछला जो अगस्त वाला मामला 370 और 35 से, उस वक्त भी उन्होंने कहा कि आज तक उस पर भी सपोर्ट नहीं किया जा रहा अरब ममालिक की तरफ से, OIC की तरफ से। तो उन्होंने कहा कि अब ये चीज़ इस वक्त लोहा गर्म है। वो ये कहते हैं, सादा ज़ुबान में बता रहा हूँ कि इस वक्त लोहा गर्म है, और अरबों से भी, अरब भी दूर हो चुके हैं पाकिस्तान से अपनी पॉलिसियों की वजह से, अपने मफादात की वजह से, और वहाँ पे वो पहले वाला प्यार मोहब्बत भी नहीं है, इख्तलाफात शुरू हो चुके हैं। लिहाजा वो कहते हैं कि अब ये बेहतरीन मौका है कि अब दोबारा से नॉर्मलाइजेशन की बात की जाए। फिर वो ये भी कहते हैं कि जो अरब कंट्रीज़ के साथ इज़राइल के मामला चल रहे हैं, क्योंकि वो ज़्यादा बेहतर जानते हैं, सऊदी अरब UAE वाला तो अभी हुआ है, वो कहते हैं ये सब कुछ जो चल रहा है वो सारी चीज़ें भी इस वक्त वो कहते हैं कि आइडियल टाइम है कि ये काम किया जाए, और वो जो इख्तलाफात हैं, जो नफ़रत है, जो प्यार मोहब्बत में कमी है अरब्स के दरमियान और पाकिस्तान के दरमियान, उससे फ़ायदा उठाया जाए और ये काम किया जाए। इसी तरीके से जनाब ये उन्होंने मिसाल दे दी। अब आगे जाके उन्होंने एक परवेज़ मुशर्रफ का इंटरव्यू का एक पीस, वो इज़राइल के एक नेटवर्क से उन्होंने बात की थी परवेज़ मुशर्रफ साहब ने, जब वो हुक्मरान नहीं थे, उस वक्त की बात कर रहा हूँ मैं, आफ्टर रिटायरमेंट, आफ्टर रिज़ाइन। फिर उन्होंने अपने इस थीसिस में वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की एक बात लगाई गई है कि जनाब जो इंटरनेशनल रिलेशंस हैं वो मजहबी जज्बात से बालातर होते हैं। ये उन्होंने इसको अपने हक़ में इस्तेमाल किया, हालांकि ये थोड़ा सा टू अर्ली ये कहना कि एक जुमले की बुनियाद पे, और वो इस वजह से कह रहे थे कि जनाब UAE और गल्फ़ स्टेट्स के जो इज़राइल के साथ ताल्लुकात, इंडिया के साथ ताल्लुकात बन रहे थे। क्योंकि एक और बात भी उन्होंने इस थीसिस में लिखी है कि जब पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जंग का माहौल था, ऐन उसी ज़माने में जो UAE के लोग और सऊदी अरब के लोग जो हैं वो नरेंद्र मोदी को वेलकम कर रहे थे और उनको आला तरीन एजाज़ात से नवाजा जा रहा था। तो एक तो वो कह रहे हैं कि पहले वाली सिचुएशन अब नहीं है, पहले वाली सोच अब नहीं है। तो यहाँ पे भी एक उन्होंने कहा कि ज़रा चेंजेस हो सकती हैं। इसलिए जब वो कहते हैं कि इतने ज़्यादा इख्तलाफात हैं, तो फिर अब वो वाला मामला नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान, अगली बात वो इस थीसिस में ये डेवलप करने की कोशिश कर रहा है जी, इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहा है कि इज़राइल के साथ जो मामलात पाकिस्तान के ख़राब थे वो तो थे अरब की वजह से, अरब्स के इज़राइल के ख़िलाफ़ थे, अरब्स पाकिस्तान के अलाइज थे और पाकिस्तान पे बहुत ज़्यादा इन्हिसार करते थे। लिहाजा अब तो अरब्स जो हैं वही शिफ्ट मार गए हैं और मार रहे हैं, और पाकिस्तान से उन्होंने पूछा भी नहीं। अगली बात वो ये भी ताना भी दे रहे हैं। तो लिहाजा ये उन्होंने फिर अगेन वही के बात, अच्छी बात है। फिर
इसमें एक और बात भी की गई है कि MBS के ज़रिए वाशिंगटन ने भी पाकिस्तान को दबाव में लाने की कोशिश की कि जनाब आप ये काम करें, यानी कि नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस शुरू करें। लेकिन इस बारे में अब वज़ीर आज़म इमरान ख़ान क्या कहते हैं इस बारे में, ये चले मैं बता ही देता हूँ क्योंकि पूरी 2 मिनट की है, बात ख़त्म करते हैं। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान से जी पिछले 2 सालों में उनसे 3 दफ़ा पूछा गया और इत्तफ़ाक़ की बात है तीनों दफ़ा उस जो ब्रीफिंग थी उसमें मैं शामिल था और 3 दफ़ा सहाफ़ियों की तरफ से ये सवाल उठाया गया और मुतवातर उठाया गया और बाकायदा सोच समझ के पूछा गया कि क्योंकि ये सारी चीज़ें तो चल रही थी और हमारे भी ज़हनों में थी, और जब मैंने भी ये बात की और 2 सहाफ़ियों ने और ने भी की, 3 मुख्तलिफ़ नशिस्तों की बात कर रहा हूँ, तो वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने फ़ौरन हवाला दिया कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की पॉलिसी का टुवर्ड इज़राइल, और उन्होंने कहा कि मेरे होते हुए ये पॉसिबल नहीं है, मैं ऐसा कोई काम नहीं करूँगा जिसके बारे में बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने एक मौक़िफ़ लिया हुआ हो। तो जनाब ये है पाकिस्तान और इज़राइल के दरमियान अब तक की जाने वाली कोशिशें, और ये कोशिशें जो सारी की गई, इनिशिएटिव लिए गए, ये इज़राइल की तरफ से मुख्तलिफ़ पैगामात आए और बड़े मुल्कों ने भी यानी कि वाशिंगटन ने भी कोशिश की, लेकिन ये बेल अभी तक मुंडे नहीं चढ़ सकी और मामला वहीं का वहीं है और दोनों मुल्क एक दूसरे के ख़िलाफ़ फुल अपोज़ करते हैं। और उसकी रीज़न ये है कि पाकिस्तान ने तो शायद इतना ना किया हो, लेकिन इज़राइल इंडिया का स्ट्रेटेजिक अलाय है। अब बाकी बातें फिर, वीडियो काफ़ी लंबी है, लेकिन अगर आप इस वीडियो को सुनेंगे तो मेरा ख़्याल है कि काफ़ी अफ़ाक़ा होगा।